नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 21 सितंबर 2020 है और आज हमारे टेबल के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे, एक प्रकार का स्पेशल टॉपिक है। कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं टेस्ला, ओरेकल, टिकटॉक और जीएसटी के साथ जुड़ी हुई। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, आज 21 सितंबर है, लास्ट डे है ऑफर का। हमारे स्मार्ट कोर्स के ऊपर ऑफर चल रही हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये स्मार्ट कोर्स किसके लिए है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। आपकी प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स को कवर करता है ये स्मार्ट कोर्स। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। गूगल प्ले स्टोर में जाइए, स्टडी आई क्यू सर्च कीजिए, यू विल फाइंड दिस स्मार्ट कोर्स, यू विल फाइंड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। उसमें आपको ये स्मार्ट कोर्स के साथ, इस ऑफर के साथ जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एंड इफ यू वांट टू गेट इन टच विथ मी यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो एक पैलेस दिख रहा है, ये पैलेस था, अब ये है होटल। इनफैक्ट पिछले 2 दशकों से, आज से 18 साल पहले इसकी डील हुई थी। उस टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और इस सरकार ने ये डिसीजन लिया कि इस होटल को, बेग योर पार्डन, इस पैलेस को बेच दिया जाए, इसको प्राइवेटाइज किया जाए। और एक ग्रुप था जो इसको खरीदने के लिए तैयार था और फाइनल डील हो गई और इस पैलेस को बेच दिया। और पिछले 18 सालों से ये पैलेस जो है ये होटल के तौर पर काम कर रहा है। काफ़ी एक खूबसूरत जगह मालूम पड़ती हैं। थोड़ी बहुत रिसर्च मैंने की, मुझे पता चला कि ये एक बहुत ही 5 स्टार लग्जूरियस टाइप ऑफ होटल है। नाउ क्वेश्चन ये है कि ये आज हम इसके बारे में डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। द रीज़न इज़ कि एक स्पेशल कोर्ट ने सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ये आदेश दिया है कि आप इस डिसइन्वेस्टमेंट या फिर इस प्राइवेटाइजेशन जो हुआ था, इस डील के बारे में आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। सीबीआई का ये ओपिनियन है कि इसमें कोई गलत चीज़ नहीं हुई थी, लेकिन स्पेशल कोर्ट का कहना यह है कि इसमें कुछ ना कुछ गलत हुआ था। आप इन्वेस्टिगेशन करके बताइए। और जो उस टाइम पर मिनिस्टर थे, डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर अरुण शौरी, और कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स थे जिनके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो अब इन्वेस्टिगेशन होगी, केस फाइल किया गया है, अब इन्वेस्टिगेशन होगी और देखा जाएगा कि उस टाइम पर कितना बड़ा नुकसान जो है इस प्राइवेटाइजेशन ड्राइव की वजह से हुआ है। प्राइवेटाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, इसके कुछ इम्पोर्टेंट रीजंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। प्राइवेटाइजेशन जो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट चीज़ों को ऑपरेट करे या फिर गवर्नमेंट बिजनेस चलाएं, वो ज़माना जो है वो चला गया है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमारे देश के पास इतने ज़्यादा, आज जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं उतने एंटरप्रेन्योर्स हमारे देश के पास नहीं थे, उतना कैपिटल भी लोगों के पास नहीं था, उतने पैसे नहीं थे। तो उस टाइम पर ये इम्पोर्टेंट हो गया था कि गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट चीज़ों को, जैसे कि कंस्ट्रक्शन है, डैम बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर फैक्ट्रीज़, राइट, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता था, गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती थी। होटल्स, इनफैक्ट बहुत सारी होटल्स जो हैं वो गवर्नमेंट चलाती थी। तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या हुआ? इसका ओवरऑल रिजल्ट हुआ नुकसान। स्टार्टिंग में एक बहुत ही अच्छा काम किया, लोगों को जॉब्स प्रोवाइड की, ये सारी चीज़ें हुई। हम कार्स भी, सरकार कार बनाती थी, सरकार रिस्ट वॉचेस बनाती थी। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग क्षेत्रों में सरकार ने एक शुरुआत की। लेकिन आज के ज़माने में मैं अगर आपको बताऊँ, सरकारी कार, आई डोंट थिंक सो यू विल बाई इट, राइट, क्योंकि जनरली हमारा जो एक परसेप्शन है वो ये है कि प्रोडक्ट जो है वो टॉप क्वालिटी का शायद आपको ना मिले, ब्रेक डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपकी कार जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ेगी। इन द सेम वे अगर आप एक सरकारी होटल में जाएं और एयर इंडिया में अगर आपने ट्रैवल किया है और इसके अलावा कोई प्राइवेट दूसरी जो कंपनीज है उसमें ट्रैवल किया है, देन यू नो बिग डिफरेंस बिटवीन इट।
तो सरकार का जो मेन काम है वो बिजनेस करना नहीं है, सरकार का मेन काम है गवर्नेंस। कीप दिस थिंग इन माइंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरकार का मेन काम है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग बिजनेसेस जो हैं अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से, अपने क्वालिटी, अपनी प्राइस एक्सेट्रा के हिसाब से, अपनी जो भी उनकी एक आप कह सकते हैं यूएसपी है, उसके हिसाब से वो परफॉर्म करें। लेकिन अगर सरकार की कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को बेचकर किसी प्राइवेट प्लेयर को देकर पैसे कलेक्ट करके, ये जो पूरी एग्जिट की जो स्ट्रेटजी है या फिर एग्जिट करना, ये एक बहुत ही ट्रिकी चीज़ बन चुकी है, क्योंकि करप्शन के चार्जेस कभी भी आपके ऊपर लग सकते हैं, कभी भी इंक्वायरी हो सकती है। तो देखिए 18 ईयर्स के बाद अब एक स्पेशल कोर्ट को यहाँ पर कुछ लग रहा है, और ऑफ कोर्स जांच होनी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर कोर्ट को लग रहा है कि जांच होनी चाहिए, देन लेट्स डू इट। लेकिन फिर ऐसा ना हो कि फिर जो भी लोग उस टाइम पर डिसीजन मेकिंग के पार्ट थे तो उनको परेशान किया जाए, क्योंकि जो इस पर्टिकुलर केस में होगा उसकी इम्पैक्ट आज के ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर भी होगी। फिर वो डिसीजन लेने से घबराएंगे। और आज का ज़माना ऐसा है कि हमें चाहिए कि गवर्नमेंट गवर्नेंस के ऊपर फोकस करे, बिजनेस के ऊपर नहीं। आज के इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर अलग हैं। देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद का जो वक्त था, एक लंबे टाइम तक जो भी सिचुएशन चली, उस टाइम तक इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी काफ़ी अलग थे। आज सरकार को अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो एक चीज़ के ऊपर ही करना चाहिए, एंड दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल। लोगों को बेस्ट क्वालिटी की हेल्थ सर्विसेज, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, और इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, ये तीन चीज़ों के ऊपर सरकार फोकस करे। ह्यूमन कैपिटल के ऊपर सरकार पैसे इन्वेस्ट करें, तो आज और आने वाला कल जो है उसमें जो हमें रिटर्न मिलेगा, ह्यूमन कैपिटल में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तब सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको मिलता है। लेकिन इस ये चीज़ करने के लिए, ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा कि वे सारी प्रॉपर्टीज़, वे सारी ज़मीनें, वे सारे पैलेसेस, वे सारी बिल्डिंग्स जो सरकार की हैं, वे सारी होटल्स जिसमें उनके करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं, तो इन पैसों को आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इन पैसों को आपको, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बेचकर जो पैसे आएंगे, इन पैसों का इस्तेमाल आप ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हैं। दिस इज़ वन थिंग। सेकंड थिंग, जो मैंने आपको बताया, कुछ रीजंस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए, उसमें से कुछ रीजंस को और ज़्यादा अगर एक्सप्लोर करें तो एक प्रैक्टिकल रीज़न ये भी है कि सरकार किसी बिजनेस में जब होती हैं तब वो बहुत ही इल इक्विप्ड होती हैं। बीएसएनएल आप देख लीजिए, राइट, एक ड्राइव ही नहीं थी उसमें, जो एक ड्राइव होनी चाहिए, वरना एक वक्त था जब बीएसएनएल की मोनोपोली थी, लेकिन कभी अपने आप को बदल नहीं पाई, चेंज नहीं कर पाई। और जब सेल फोन्स आए, ये मोबाइल फ़ोन्स जब आए, तब बीएसएनएल ने बहुत ही चीप क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की, और इसकी वजह से वो पीछे रह गया और आज कर्ज में है बीएसएनएल। फिर सरकार को बार बार पैसे इंजेक्ट करने पड़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे होटल्स में भी ऐसा हुआ है, एयरलाइंस की भी यही सिचुएशन है। एयरलाइंस की बात करें तो सरकार एयरलाइंस को बेचना चाहती है, लेकिन जो फर्स्ट ड्राइव थी, आज हो ये गया, जैसे मैंने आपको बताया कि एक डर का जो माहौल होगा कि आज आपने डिसीजन लिया, फिर 10-15 साल के बाद आपके ऊपर कोई केस होगा। तो ऐसे फियर की वजह से जो डील ऑफर की जाती हैं सरकार के द्वारा, एयर इंडिया की जो डील थी 2018 में, जब बिडिंग के लिए इस इन्विटेशन दिए गए, तब एक भी बिड, ज़ीरो बिड, राइट, किसी ने भी बिड नहीं की, किसी ने भी आगे चलकर ये नहीं बताया कि हम एयर इंडिया को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं। उसके पीछे रीज़न ये था कि सरकार ने बहुत ही सारे डिसीजंस भय से लिए कि कुछ भी गलत सामने मिस ऐसा ना हो कि गलत इमेज हो जाए, या फिर कुछ टाइम के बाद लोगों को ऐसा लगे कि नुकसान करके भी बेच दिया। आज अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं तो 100 रुपये मिल रहे हैं, कल अगर आप बेचेंगे तो आपको 10 रुपये भी नहीं मिलेंगे। 100 रुपये में बेच रहे हैं तो भी नुकसान हो रहा है, कल अगर बेचेंगे तो 10 रुपये भी नहीं मिलेंगे। तो सर बेस्ट डिसीजन क्या होगा कि उसको 100 रुपये में बेच दो। लेकिन सरकार ये नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर ये करेगी तो फिर कल उनके ऊपर इल्ज़ाम आएगा कि 120 रुपीज़ की चीज़ आपने 100 रुपये में क्यों बेच दी, क्या किसी को इससे फ़ायदा हुआ था, एंड थिंग्स लाइक दैट, तो बेसिकली यही है राइट टाइम तो यही है कि सरकार सारे अपने ऐसे एसेट्स को बेचकर पैसे जो हैं उसको अच्छी तरीके से अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करे, क्योंकि
4 दशक के बाद हम रिसेशन की तरफ बढ़ चुके हैं और सेंसिबल यही होगा कि हम प्राइवेटाइजेशन को और ज़्यादा फ्यूल प्रोवाइड करें। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया देन हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक अच्छी खबर है, टेस्ला जो हैं, टेस्ला के एग्जीक्यूटिव्स ने कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ एक डिस्कशन की है। 10 सितंबर को ये डिस्कशन हुई और डिस्कशन हुई थी इस बात के ऊपर कि टेस्ला एक रिसर्च फैसिलिटी बेंगलुरु में खोल सकती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, न्यूज़ में ये सारी चीज़ें कवर नहीं होती हैं, लेकिन इसको एक अलग एंगल से अगर हम देखें, अगर टेस्ला जैसी कंपनी R&D का सेंटर, रिसर्च का सेंटर हमारे देश में खोल रही है तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग कर्व है। फॉरगेट अबाउट द इन्वेस्टमेंट, राइट? इन्वेस्टमेंट तो वो करेंगे ही, बट उससे भी बड़ा पिक्चर जो है दैट इज लर्निंग। टेस्ला ने जो भी चीज़ें की हैं, इस कंपनी का जो वर्क कल्चर है, रिसर्च कल्चर है, वो हमारे देश में आएगा। इन्वेस्टमेंट तो आएगा ही, लेकिन उसके ऊपर एक वर्क कल्चर आएगा और इस वर्क कल्चर से कितने सारे लोग काम करना सीखेंगे, एक नए तरीके से काम करना सीखेंगे और ये सारे लोग फिर फ्यूचर में लेट्स से 10-15 अपनी खुद की कंपनीज खोलेंगे। तो फिर ये एक पॉजिटिव चेन ऑफ इवेंट, एक लॉन्ग टर्म से अगर आप देखें इसको तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। फॉलोअप मीटिंग भी होगी और इलॉन मस्क ने तो बताया है कि होपफुली लग्जरी इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं वो जल्द से जल्द भारत में लॉन्च करेंगे। ईवी मार्केट के बारे में इलॉन मस्क का कहना यह है कि 2025 तक ईवी की मार्केट 50,000 करोड़ रुपीस होगी भारत में। हाँ, भारत की ईवी की मार्केट 50,000, इसमें सबसे ज़्यादा 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और फिर कार्स आएगी। तो अच्छी बात है अगर भारत में ईवी की मार्केट ब्रॉड हो रही है। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका इज़ अ स्टेट जो सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आया था और इट इज़ होपिंग टू जनरेट इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 31,000 करोड़ रुपीज़ R&D और मैन्युफैक्चरिंग में। इसके बाद कुछ 11 राज्य जिसमें गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा एक्सेट्रा, ये सारे अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो कर्नाटका के बाद इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आए थे। बेंगलुरु में ऑलरेडी बड़े बड़े नाम जो हैं, बड़े बड़े कंपनीज़, आपको पता ही होगा कि बेंगलुरु जो है वो एक हब है इन सारी कंपनीज़ का। तो ये सारी कंपनीज़ जो हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी हैं और टेस्ला का यहाँ पर आना जो है वो एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। जनवरी में अमेरिकन कार मेकर टेस्ला जो हैं उन्होंने एक गीगा फैक्ट्री शंघाई यानी कि चाइना में गीगा फैक्ट्री की शुरुआत की और ऑलरेडी 6 महीनों के अंदर उन्होंने 50,000 जितने व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बेच दिए। गीगा फैक्ट्री का मतलब होता है एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर कार और बैटरी दोनों बनाई जाती हैं। अगस्त में ये एक खबर आई थी कि ये निकी एशिया रिव्यू ने बताया कि 6 महीनों के अंदर 50,000 जितने व्हीकल्स जो हैं वो बेच दिए हैं। रॉयटर्स नाम का एक अखबार है और एक न्यूज़ एजेंसी है और इन्होंने भी बताया कि टेस्ला का R&D सेंटर जो है वो चाइना में है और जुलाई में एलोन मस्क ने यह बताया कि वो एक दूसरी गीगा फैक्ट्री चाइना के बाहर एशिया में खोलना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वो बर्लिंग का जो प्रोजेक्ट है उसको ख़त्म करेंगे और यूएसए में एक दूसरी ऐसी गीगा फैक्ट्री खोली जाएगी। उसके बाद वो एशिया में दूसरा ऐसा सेटअप करेंगे। तो यहाँ पर अगर R&D भारत में आ रहा है तो हो सकता है कि भारत में गीगा फैक्ट्री खोली जाए। दैट विल बी ए बिग थिंग फॉर अस, क्योंकि अभी टेस्ला ने टोयोटा जो है उसको भी ओवरटेक कर लिया इन टर्म्स ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल ऑटोमोबाइल कंपनी इन द वर्ल्ड। ओरेकल और टिकटॉक की डील को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। उनके शब्दों में उन्होंने बताया कि इफ़ दे गेट इट डन दैट्स ग्रेट, इफ़ दे डोंट दैट्स ओके टू, ये मिस्टर ट्रंप ने बताया है। ओरेकल जो है ये 12.5% जितना स्टेक, आप में से कुछ एक स्टूडेंट ने पूछा था स्टेक का मतलब क्या होता है। स्टेक का मतलब होता है शेयर, हिस्सा, राइट। तो अगर एक कंपनी का 12.5% स्टेक यानी कि उस कंपनी का 12.5% जितना हिस्सा जो है वो ओरेकल ले लेगी। ये टिकटॉक की बात कर रहे हैं तो नई कंपनी का नाम होगा टिकटॉक ग्लोबल। वॉलमार्ट 7.5% जितना स्टेक रखेगी और टिकटॉक ग्लोबल जो है ये $5 बिलियन जितना एजुकेशन फंड और न्यू टैक्स डॉलर $5 बिलियन इन न्यू टैक्स डॉलर्स टू US गवर्नमेंट ये देने के लिए तैयार है। तो
ये पैसे जो हैं मिस्टर ट्रंप ने बताया ये एक बहुत बड़ा चंक जो है वो गवर्नमेंट को भी मिलेगा। तो इसमें सिर्फ टिकटॉक और वॉलमार्ट और ये ओरेकल नहीं, लेकिन सरकार को भी इसका फ़ायदा होगा। और जो नया बोर्ड बनेगा इस टिकटॉक ग्लोबल का, उसमें 5 में से 4 जो बोर्ड के मेंबर्स होंगे वो अमेरिकन होंगे। और टिकटॉक की ये जो सिस्टम है ये ओरेकल की जनरेशन 2 क्लाउड टेक्नोलॉजी या फिर उनका डिपार्टमेंट संभालेगा और सारी चीज़ें सिक्योर करेगा, और 25,000 लोगों को जॉब्स भी मिलेगी। जीएसटी की बात करें तो सरकार ने 2 ऑप्शंस जो रखे थे उसमें से अगर स्टेट्स ने एक भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया तो फिर जो ना सिलेक्ट करने वाले स्टेट्स हैं उनको जून 2022, राइट, 2 सालों का वेट करना पड़ेगा जीएसटी कॉम्पनसेशन के लिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया है। हमारे देश में कुछ 28 स्टेट्स हैं और 28 स्टेट्स में से 21 स्टेट्स ने यह बताया है कि उनको ऑप्शन 1 पसंद है। तो ऑप्शन 1 के साथ जुड़ी हुई एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, मैंने बताया था इससे पहले लेकिन फिर भी एक रिवीजन के तौर पर, ऑप्शन 1 जो है ये 97,000 करोड़ रुपीस वाला ऑप्शन, तो उसमें जो ये जो प्रिंसिपल हैं और इंटरेस्ट जो है ये दोनों कॉम्पनसेशन सेस में से पे किए जाएंगे। 21 स्टेट्स ने अपना ग्रीन सिग्नल दिया है 97,000 करोड़ रुपीस वाली स्कीम या फिर ऑप्शन के लिए। तो दूसरे जो ओपोजिशन स्टेट्स हैं उनके ऊपर ये प्रेशर क्रिएट होगा क्योंकि 28 में से 21 स्टेट्स और इसके ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट जो 3/4, अगर वोटिंग भी होता है इसको लेकर तो आपको चाहिए 3/4 या फिर उससे ज़्यादा, राइट, 75% प्लस वोटिंग या फिर इतने वोट्स चाहिए। तो ये डेफिनेटली मीन्स क्लियरली सरकार को मिल चुके हैं। जीएसटी काउंसिल जो हैं उसमें अगर वोटिंग होगी तो ये डिसीजन 97,000 करोड़ रुपीस वाला डिसीजन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और दूसरे जो ओपोजिशन स्टेट्स हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कहा है, रिक्वेस्ट की है कि आप इसमें इंटरवीन कर। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।